हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 19 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैंने इसका एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के सेशन का यानी कि सेट नंबर 20 का पहला प्रश्न देखेंगे कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे, और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, देखिए नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था। तो नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं, उनका नाम है सुमन बेरी। और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी अभी नए बने हैं, उनका नाम क्या है? परमेश्वरन अय्यर है। तो याद रखना है, अध्यक्ष कौन है नीति आयोग का? नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर हैं। ये सब याद रखना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? गुल्लक बच्चा बैंक जो है इसकी स्थापना 2009 में पटना में की गई थी। कहाँ की गई थी? पटना में की गई थी। और फ्रेंड्स देखिए, वर्ष 2017 में जो है, ध्यान देंगे, वर्ष 2017 में इस बैंक की उपलब्धियों को देख करके इसका नाम जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। चलिए, राइट आंसर इसका पटना हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 2011 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार एसएससी में प्रश्न पूछे गए हैं, बिहार एसएससी के अलग अलग एग्जाम में, जैसे कि सेकंड सीजीएल, फर्स्ट सीजीएल, उसके बाद 10+2 में, उन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स हम लोग सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल का यह घटना चक्र है। हम लोगों ने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पुस्तक से संबंधित और लेखक से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको अलग अलग वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। जल्द ही मैं साइंस लेकर के आपके लिए आऊँगा और इकोनॉमिक्स और जो मिसलेनियस हैं यानी कि विविध के प्रश्न हैं उसको भी मैं कवर करवा दूंगा। जितने भी हम लोग घटना चक्र वाला वीडियो कवर किया है बिहार एसएससी सीजीएल का, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जाकर के चैनल पर आप देख सकते हैं। देखिए, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट एक लघु स्तरीय भौगोलिक प्लेट है जो मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। राइट आंसर इसका मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? अच्छा, गांधी इरविन समझौता जो है यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। डेट सहित आपको याद रखना है, ठीक है? 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इरविन समझौते के तहत, गांधी इरविन समझौते के तहत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को डांडी में नमक कानून तोड़ करके किया था, आपको याद भी होगा। तो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन आप देख लीजिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। सभी ऑप्शन को देख लीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को यानी कि स्पोर्ट्स को उद्योग का दर्जा दिया है? तो यह राज्य जो है इसका नाम क्या है? मिजोरम है, ठीक है? मिजोरम ने जो है खेलों को उद्योग का दर्जा दिया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो फ्रेंड्स, यह कौन सा जो है जल डमरू मध्य या जल संधि है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रैंड जल संधि। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है? संपत्ति का अधिकार जो था पहले मौलिक अधिकार था,
लेकिन इसको क्या किया गया, 44वां जो संविधान संशोधन था इसके द्वारा जो है फ्रेंड्स इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, ठीक है, और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था और इसे अनुच्छेद 300A के तहत जो है कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और खाली स्थान दिया गया है की बेटी थी। प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और किसकी बेटी थी? तो देखिए प्रभावती गुप्त जो थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की बेटी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, आपको पता भी होगा। और देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही कौन भारत की यात्रा पर आया था, बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स फाहियान आया था, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो है भारत आया था। और इन्हीं के दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के कालिदास भी रहते थे, तो ये सब ध्यान रखना है। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक जो है इसको लिखा किसने है? हिट रिफ्रेश को लिखा है सत्या नडेला ने। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा सत्य नडेला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुद्रेमुख लौह अयस्क खान जो है कहाँ स्थित है? कुद्रेमुख जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स कुद्रेमुख कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला में एक पर्वतमाला है और यह मुख्यतः लौह अयस्क के खनन के कारण प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादकता क्षमता का विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई थी? निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादकता क्षमता का विकास करने के लिए कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई थी? तो यह सरकारी योजना जो है पहले ऑप्शन आप देख लीजिए, ठीक है, सभी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। राइट आंसर इसका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2014 को की गई थी, आपको याद रखना है दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत जो है की गई थी, ठीक है। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो सभी ऑप्शन को एक बार आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, यह एक अस्थायी सदन है, ठीक है। यह क्या है? अस्थायी सदन है और 1/3 इसके सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। वर्तमान में इसके सभापति एम वेंकैया नायडू हैं, क्लियर, याद रखना है आपको। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक नैनार संत नहीं थे? नैनार संत जो नहीं थे ये कौन थे? अच्छा, हिंदू धर्म में नैनार भगवान शिव के भक्त थे, ठीक है। नैनार जो थे ये भगवान शिव के भक्त थे और एक अलवार होते थे, ये भगवान विष्णु के उपासक थे, ठीक है, अलवार, तो इनको ध्यान रखना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इसमें से हो जाएगा अंडाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हिमालय की सबसे बाहरी परत यानी कि श्रेणी कौन सी है? सबसे बाहरी श्रेणी जो है यह कौन सी है? तो सबसे बाहरी परत यानी कि बाहरी श्रेणी जो है यह शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है, शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? शिवालिक श्रेणी हो जाएगा। चलिए आपको पता है कि 3 समानांतर श्रेणी से मिलकर के हिमालय बना है, उच्च हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक पहाड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पागलपंथ जो है इसकी स्थापना किसने की थी? अच्छा, पागलपंथ क्या है? तो एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है जिसका प्रभाव उत्तर बंगाल में अधिक था। 1825 ईस्वी में करम शाह के उत्तराधिकारी और इसके पुत्र टीपू ने, कौन? टीपू ने, ठीक है, टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1833 में 1833 में पागलपंथी विद्रोह को कुचल दिया गया था। बाद में पागलपंथी संप्रदाय ब्राउल संप्रदाय में मिल गया था जिसकी स्थापना 18वीं सदी में ललन फकीर ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करम शाह हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि फराजी कौन थे? फराजी आंदोलन आपने सुना होगा, इसकी स्थापना 1818 में जो है हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा की गई थी, ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा जो है की गई थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी जो थे ये फराजी कहलाए। उसके बाद देखिएगा कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह, तो फ्रेंड्स रामोसी विद्रोह जो है यह कहाँ पर हुआ था? तो यह सरदार चीतर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स यह पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था?
वघेरा विद्रोह जो है यह कहाँ पर हुआ था, बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कहाँ पर, तो देखिए बघोरा जो है ये बड़ौदा के गायकवाड़ ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों को दबाया था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यह हुआ कहाँ था, तो बड़ौदा में, गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे, तो प्रेस के संबंध में ब्रिटिशों के द्वारा कुछ प्रमुख अधिनियम बनाए गए थे, जैसे कि प्रेस अधिनियम 1835, इसको मेटकाफ अधिनियम भी कहा जाता था। उसके बाद लाइसेंसिंग अधिनियम 1857, 1867 ईस्वी का पंजीकरण अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने लाया था, आपको याद होगा। समाचार पत्र अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, भारतीय प्रेस इमरजेंसी अधिनियम 1931, ये सभी जो हैं प्रेस के संबंध में ब्रिटिशों के द्वारा कुछ बनाए गए अधिनियम थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1835, 1867, 1878 और 1908। 1835 में मैंने आपको बताया था कौन सा, तो प्रेस अधिनियम, जिसको कि मेटकाफ अधिनियम कहा जाता था। 1867 का पंजीकरण अधिनियम था, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, और फ्रेंड्स 1908 का यह समाचार पत्र अधिनियम था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था, यानी कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के लेखक पूछा गया है, तो ये अरविंद घोष के द्वारा जो है एक लेख श्रृंखला न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो है यह प्रकाशित की गई थी। तो अरविंद घोष राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लाइफ डिवाइन और एक डिवाइन लाइफ है, दो पुस्तक है, लाइफ डिवाइन है और एक डिवाइन लाइफ है, ठीक है। जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, लाइफ डिवाइन का तो मैं बता देता हूं कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, तो अरविंद घोष है। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, जरा आप बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल यानी कि सचिवालय सहायक के लिए हम लोग टेलीग्राम पर एक पेड क्विज कर रहे हैं। ऑलरेडी 10 तारीख से क्विज स्टार्ट हो चुका है, डेली रात को 8 बजे होता है। अगर आप अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर किस प्रकार से जुड़ना है आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, नेहरू रिपोर्ट खालिस्तान दी गई की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया, और इसका विषय क्या था। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय सर्वदलीय समिति के तीसरे सत्र में लाई गई थी। और देखिए इसमें जो था मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, आपको पता है। यहाँ पर राइट आंसर देख लीजिए, पूरा ऑप्शन आप पहले देखिए। मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कैथरीन में वो एल्ड्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। सभी ऑप्शन को पढ़िए पहले, ठीक है, फिर बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। 1921 में जो है पहली बार जो है किसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, तो मौलाना हसरत मोहानी भारतीय इतिहास में प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1921 में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता, आज़ादी, एक कामिल की मांग की थी, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हसरत मोहानी। अगला प्रश्न है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो देखिए अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1925 में हुई थी, ठीक है। और फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इसकी स्थापना भी 1925 में ही हेडगेवार के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो इन्होंने कब किया था, तो फ्रेंड्स 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। और देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन भी 1929 में किया गया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1930 के दशक में। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। क्रम से याद रखना, 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1920-22 ईस्वी का असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि
कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी, देखिए गांधी जी जो थे उनको पता था कि जो गांधी जी थे वो क्या थे। तो देखिए गांधी जी जो थे फ्रेंड्स, वो एक, यहाँ पर बहुत आंसर जगह दिया गया धर्म के प्रतीक थे, और बहुत लोग बहुत जगह इसका आंसर दिया है एक निपुण राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, तो इसका आंसर एक बार आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलो उसके बाद देखिएगा इनमें से कौन बिहार का या बिहार के किसान नेता थे। तो स्वामी विद्यानंद, स्वामी शाहजानंद। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार के किसान नेता नहीं थे, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे। तो ये रहे थे कहाँ से, छपरा में, छपरा से यह सक्रिय रहे थे। अगला प्रश्न है कि किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर के चंपारण की किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। तो ये कौन थे। तो फ्रेंड्स ये थे पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीस ये कौन थे। तो यह गुरु प्रशिक्षण स्कूल बेतिया में एक अध्यापक थे, और हिंदी पत्र प्रताप कानपुर से जो प्रकाशित होती थी, स्थानीय संवाददाता थे इसके। राइट आंसर पीर मोहम्मद मुनीस हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। दरअसल ये बीपीएससी का कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर के इसमें दिए गए इस सेट में। ठीक है, कोई नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1972-73 और 1976-77। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ से आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इनमें से पूछा गया है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो देखिए पहले आप दोनों स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर इसका आंसर आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो आंसर दिया गया है डी दिया गया है, न तो 1 और न ही 2, यानी कि दोनों जो हैं इसमें से पूछा गया कि बैंक दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लघु अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए रेपो दर कहा गया है कि रेपो दर जो है वह दर है जिस पर आरबीआई प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को लघु अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। रेपो दर में वृद्धि होने पर आरबीआई ऋण प्राप्त करना अधिक महंगा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है। भारत निर्माण का अंग नहीं है। भारत निर्माण एक भारतीय व्यावसायिक योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण और विकास करना है। ठीक है, इस योजना में सिंचाई, सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आवासीय इंदिरा आवास योजना, जल आपूर्ति, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, विद्युतीकरण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और दूरसंचार जैसे परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए, और पूछा गया है कि सही कालक्रम इनमें से कौन सा है। तो देखिए इसमें से जो देखिए ट्राइसम जो है, ट्राइसम यहाँ पर देखेंगे इसकी जो है शुरुआत हुई थी 1979 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसकी शुरुआत जो है RLEGP। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड्स ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम इसका नाम है, 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखिए जवाहर रोजगार योजना JRY, इसकी शुरुआत जो है 1989 में हुई थी। ठीक है, 1989 में हुई थी। और EAS, ठीक है, इसका क्या है इमाइलमेंट इंश्योरेंस स्कीम, इसकी शुरुआत जो है 1993 में हुई थी। अब इसका क्रम जो है आप लोग फ्रेंड्स बैठा लीजिएगा। ठीक है, 1983, 1989, 1979 और 1993, यानी कि सबसे पहले ट्राइसम हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर दिया गया है। और चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि कौन सा सुमेलित है इसमें से, बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो देखिए इसमें से जो सुमेलित दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, नामशूद्र आंदोलन बंगाल, ये जो है करेक्ट दिया गया है। ठीक है, चलिए बंगाल में हुआ था नामशूद्र आंदोलन। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, बताइए इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, याद रखना आपको। राइट आंसर इसका हो जाएगा यह एक गैर सरकारी संगठन है जो मानव अधिकारों की रक्षा से संबंधित है, मानव अधिकारों के संरक्षण से। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह गोल्फ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे पूछा गया है। ठीक है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका जो है फ्रेंड्स हो जाएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ। ये एक ब्रिटिश भाषाविद और इतिहासकार थे।
ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो यह क्या है फ्रेंड्स, यह एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह एक मस्जिद है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुबत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। आपको याद होगा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए तुजुके बाबरी अर्थात बाबरनामा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा था और बाद में फारसी में इसका अनुवाद अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, तो ये हकीम खान सूरी थे। ठीक है, यह एक अफगान योद्धा और राणा प्रताप की सेना में तोपखाना के प्रमुख पद पर यह कार्यरत थे। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। इसमें अकबर जीत गया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बता दीजिए। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा हकीम खान। चलिए आगे बढ़ेंगे कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ थी शिवाजी की राजधानी। आपको याद भी होगा शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। ठीक है, 1773 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है, तो सबसे बड़ी तटीय रेखा जो है ये कनाडा की है। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा की है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राचीन यानी कि पुरानी पर्वत श्रृंखला के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। तो फ्रेंड्स यह जो है यह कौन सा शहर है, तो राइट आंसर इसका लंदन हो जाएगा। कौन सा शहर है, लंदन है। लंदन मेटल एक्सचेंज विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक व्यापारिक धातु और कीमत जोखिम प्रबंधन केंद्र है। ठीक है, लंदन हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में इसमें से कौन सी नदी गिर जाएगी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ठीक है, उसके बाद देखिए महानदी कृष्णा और कावेरी, ये भी ब्रह्मपुत्र, ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ऑप्शन जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह दिग्बोई असम में है। ठीक है, कहाँ पर है, दिग्बोई असम में है। यह भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स इसको किस नाम से जाना जाता है बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि साइटोलॉजी किसके अध्ययन से जो है संबंधित है, तो कोशिका का अध्ययन जो है यह साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि लैरिंक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि यानी कि प्राबल फ्लैप ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है बताइए। तो इसको कहा जाता है, राइट आंसर इसका उसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एपिग्लास्टिस कहा जाता है, एपिग्लास्टिस इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब कि निम्न में से किस प्रकार का जो मैलवेयर है एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है। इसमें से किस प्रकार का मैलवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है। तो यह इसमें से कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसमें से यह राइट आंसर हो जाएगा। इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। तो इसको एस्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रंग कहा जाता है, एस्टोमेटा कहा जाता है। एस्टोमेटा का मुख्य कार्य वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन देकर के गैसों का आदान प्रदान करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी का यानी 4th जनरेशन की भाषा का उदाहरण है, तो ये एसक्यूएल है। एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, यह चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। अगला प्रश्न कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो शुष्क पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, केसर जो है यह वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, यह भी आप याद रखेंगे, वर्तिकाग्र से। ओंकोजिन संबंधित है, तो यह कैंसर से संबंधित है, कर्क रोग से। चलिए इसका आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी। इसका आंसर आप तुरंत अभी कमेंट करके मुझे बताइए। उसके बाद देखिए डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था, तो आर्थर कोनबर्ग ने बनाया था। ठीक है, याद रखेंगे आर्थर कोनबर्ग। अगला प्रश्न है कि 1945 में नागासाकी यानी कि जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो आपको याद होगा
कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। ठीक है, और इसमें जो है किसका उपयोग किया गया था बताइए। तो देखिए प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, और हिरोशिमा पर जो गिराया गया था बम उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। नागासाकी में प्लूटोनियम का और हिरोशिमा में जो गिराया गया था उसमें यूरेनियम का जो है प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये कॉपरनिकस थे। कॉस्मिक किरणें बताइए, कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा संग्रहण की प्राथमिक किरणें हैं जो मुख्यतः प्रोटॉन और हीलियम न्यूक्लाइड से बनी हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आवेशित तथा अनावेशित दोनों होती हैं ये। उसके बाद देखिए तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स यह कौन सा है बताइए राइट आंसर। तो आयनिक विकिरण है, आयनीय विकिरण हो जाएगा इसका राइट आंसर। टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कॉलरा जो होते हैं ये दोनों जल जनित रोग हैं। ठीक है, जल जनित रोग हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहती है। ठीक है, उसके बाद देखिए जीवाणु की खोज किसने किया था। तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था। और विषाणु का खोज किसने किया था। तो विषाणु का खोज जो है इवानोस्की ने किया था। किसने किया था, इवानोस्की ने किया था फ्रेंड्स। इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाँ देखिए अगला प्रश्न है कि एक मिनट, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण है ये इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के अनुसार अनुकूलन की प्रक्रिया से विविधता होती है। तो इसका अनुकूलन होना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, बहुत लोग उत्परिवर्तन कहेंगे लेकिन अनुकूलन इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है ये कौन है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा है, यह माइकोप्लाज्मा है। अगला प्रश्न कि सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया था। तो ये दक्षिण अफ्रीका के जो सर्जन थे क्रिश्चियन बर्नार्ड, इन्होंने ही किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ये दक्षिण अफ्रीका के सर्जन थे, इन्होंने ही मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया था। पादप कली है, पादप कली एक अविकसित या भ्रूणीय टहनी होती है जो सामान्यतः एक पत्ते के कक्ष या तना के अग्रभाग पर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, मैंने अभी आपको बता भी दिया कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक भ्रूणीय टहनी है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प तो ये रैफेलसिया है, आपको पता भी होगा। उसके बाद देखिए विकास का मुख्य कारण क्या है। विकास का मुख्य कारक जो है यह आपका हो जाएगा प्राकृतिक वरण जो है यह विकास का प्रमुख कारण है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो पैर की जो हड्डी होती है यह किस प्रकार की होती है, तो खोखली होती है। उसके बाद देखिए कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो सबसे उच्च किस्म का कोयला जो है यह कौन सा है, एंथ्रासाइट है। सबसे ज़्यादा इसमें जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। सामान्य किस्म का जो कोयला है ये बिटुमिनस है। ठीक है, कौन सा है, बिटुमिनस है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा।